स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां कुशीनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आज देश सुरक्षित होगा तो कल देश का भविष्य सुरक्षित होगा। पहले इंसेफ्लाइटिस से बच्चे की मौत हो जाती थी, पहले की सरकार को फर्क नहीं पड़ता था। कुशीनगर में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान तब की सरकार ध्यान नहीं देती थी, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगती थी। 2017 से पहले सरकार सो रही थी, सफाई गुंडे गरीब को तबाह करते थे। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। तो देखिए, कुशीनगर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां मुख्यमंत्री ने मंच से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पहले की सरकार को फर्क नहीं पड़ता था जब इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत होती थी। कुशीनगर में सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, लेकिन तब की सरकार को फर्क नहीं पड़ा, तब की सरकार ध्यान नहीं देती थी। तमाम बड़े निशाने मुख्यमंत्री की ओर से विपक्ष पर साधे गए। मुख्यमंत्री ने विपक्ष को जमकर आड़े हाथों लिया। कहा 2017 से पहले सरकार सो रही थी, सफाई गुंडे गरीब को तबाह करते थे, डबल इंजन सरकार गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करती। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का कुशीनगर दौरा बेहद खास माना जा रहा है। कुशीनगर पहुंचे मुख्यमंत्री और यहां पर विपक्ष पर जमकर बरसते हुए, गरजते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। सपा पर जमकर निशाना साधा। सपा के कार्यकाल में हुई कमियों को, खामियों को उजागर किया। कहा 2017 से पहले सरकार सो रही थी। पिछली सरकारों ने रुचि ली होती तो कुशीनगर का नौजवान पलायन नहीं करता। आज मैं कहता हूं, जब यूपी पुलिस की भर्ती होती है, उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन की कोई परीक्षा होती है, परिणाम आता है और मैं नियुक्ति पत्र देता हूं लखनऊ में, तो मुझे प्रसन्नता होती है कि कुशीनगर का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। कुशीनगर का नौजवान भी सरकारी नौकरी में नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अब निवेश केवल नोएडा और गाजियाबाद में नहीं होता है, कुशीनगर में भी होता है, गोरखपुर में भी होता है। बहन और भाइयों, 2017 के पहले न नियत थी और न तत्कालीन सरकार की कोई नीति थी। जब सरकारें स्वयं पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार हो तो पॉलिसी बनाएगी कैसे? यही तो होता था 17 के पहले। 17 के पहले इनके स्तर पर कोई पहल नहीं होती थी और इसीलिए निवेश में नहीं होता था, विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे। गरीब के राशन पर, गरीब के स्वास्थ्य की सुविधा पर, गरीब की रोजगार पर ये सफाई गुंडे कब्जा करके एक गरीब को तबाह करते थे। लेकिन बहन और भाइयों, अब मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, ये डबल इंजन की सरकार गुंडागिर्दी बर्दाश्त नहीं करती है। आपने देखा होगा, पर्व के पहले होने वाले उत्सव में अगर कोई रंग में भंग करने का काम करता है और उपद्रव पैदा करने का कार्य करता तो उपद्रवी से कायदे से निपटती है, बहुत कायदे से। और वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यालय की बैठक खत्म हो चुकी है। पंकज चौधरी ने संगठन मजबूत करने के निर्देश दे दिए। बूथ स्तर पर फोकस बढ़ाने की पूरी तैयारी में है बीजेपी। क्षेत्रीय अध्यक्षों को अहम निर्देश दिए गए। बूथ कार्यकर्ताओं पर खास फोकस रहने वाला है और जमीनी स्तर पर संगठन विस्तार की पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है। तो देखिए, 27 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है, ये तमाम गतिविधियां इस बात की गवाही दे रही हैं। पंकज चौधरी ने संगठन मजबूत करने के तमाम जरूरी दिशा निर्देश दे दिए हैं कार्यकर्ताओं को। बूथ स्तर पर कैसे खास ध्यान देना है, कैसे बूथ को और मजबूत करना है, ये भी बता दिया इस बैठक में। क्षेत्रीय अध्यक्षों को अहम निर्देश दिए गए। 27 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन को धार देने में लगातार जुटी हुई है। जमीनी स्तर पर संगठन
विस्तार की रणनीति तैयार की गई इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। पंकज चौधरी ने संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, लगातार मुख्यमंत्री भी यही बात कहते हैं कि अगर चुनाव जीतना है तो संगठन मजबूत होना चाहिए, बूथ मजबूत होना चाहिए। अगर बूथ मजबूत है तो चुनाव आपके पाले में। और ठीक उसी रणनीति पर काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, जहां बूथ स्तर पर फोकस बढ़ाने की तैयारी बीजेपी की ओर से देखने को मिल रही है। साथ ही इस बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्षों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। बूथ कार्यकर्ताओं पर खास फोकस रहने वाला है और साथ ही जमीनी स्तर पर यानी धरातल पर संगठन का कैसे विस्तार करना है, कैसे जनता को ये भरोसा दिलाना है, कैसे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाना है, तमाम चीजों को लेकर दिशा निर्देश पंकज चौधरी ने इस खास बैठक के दौरान दिए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। तमाम पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे, जहां पंकज चौधरी ने जीत का मूल मंत्र दिया है। बूथ स्तर पर फोकस कैसे बढ़ाया जाए, क्षेत्रीय अध्यक्षों को क्या जिम्मेदारी निभानी है और बूथ को अगर मजबूत करना है तो किस रणनीति के तहत मजबूत करना है, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई है। और ये साफ नजर आ रहा है कि चुनाव के लिए सियासी दल पूरी तरह से गंभीर नजर आ रहे हैं। बढ़ाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी और लगातार अपनी रणनीति को और मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे 2027 का सियासी रण नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे चुनावी तैयारियां, चुनावी गतिविधियां और तेज हो रही हैं, जिससे सियासी पारा लगातार हाई हो रहा है। रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रमन, क्या कुछ हलचल मौके से दिखाई दे रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज सबसे महत्वपूर्ण बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कमेटी बनने के बाद में, और जो क्षेत्रीय जो अध्यक्ष हैं और तमाम जो मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, इन सबके अध्यक्षों के साथ आज पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल ने बैठक ली। और बहुत महत्वपूर्ण बैठक रही, क्योंकि जिस तरीके से कल से एक स्पेशल अभियान चल रहा है, उस पर बैठक के बाद में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि 3 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। सबसे पहला बिंदु है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर, जो उन्होंने आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा पर्यावरण बचाना है, एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान है उसे धार देनी है, गांव गांव, ब्लॉक ब्लॉक, घर घर पेड़ लगाना है, ताकि जो पेड़ कटाई हो रही है लेकिन पेड़ों की सुरक्षा हो सके और लगातार नए पेड़ लगे, जिससे कि पर्यावरण सही रहे। वहीं दूसरा बिंदु था मतदाता सूची को लेकर। जो मतदाता सूची आई है उसमें क्या कमियां हैं, कौन से नाम कट गए हैं जो पार्टी के फेवर में थे, या फिर कौन से ऐसे नाम जुड़ गए हैं जो पार्टी के फेवर में नहीं तो और गलत तरीके से जुड़ गए हैं जो एलिजिबल नहीं थे। उनकी निगरानी करने के लिए सभी पदाधिकारियों को कहा गया है कि अपने स्तर पर क्षेत्रीय अध्यक्षों, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सबसे कोऑर्डिनेट करके ये बताया जाए कि वो अपना चेक करें कि किस तरीके से क्या मतदाता सूची में कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होगा। क्योंकि देखने में आ रहा कि कई ऐसे नाम कटे हैं जो कि एलिजिबल थे, बल्कि तमाम ऐसे नाम जुड़ गए हैं जो एलिजिबल नहीं थे और उनका कई जगह पर वोट और नाम है। वहीं तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु रहा, वो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये रहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ अध्यक्षों को मजबूत करने पर फोकस किया बैठक में, और उन्होंने बताया कि बूथ अध्यक्ष
प्रश्नों को सीधा साधना है, लाभ से भी साधना है, और उनको जो कार्यशैली उसे आसान बनाने के लिए जो पार्टी है, जो आला कमान है, वो कोई योजना तैयार करेगा और उस योजना के तहत बूथ अध्यक्षों का काम आसान करेगा, क्योंकि बूथ मजबूत होने पर ही भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में भगवामय है। वहीं पर जो पदाधिकारी अब इस बार टीम में नहीं है या फिर पिछले कार्यकाल से ही वो नहीं है, उन पदाधिकारियों को लेकर ये चर्चा हुई कि उनकी एक सूची तैयार की जाएगी और उनसे सरकार या संगठन में उन्हें समायोजित कर उनसे कार्य लिया जाएगा, ताकि जो अनुभव है उनका उसे भाजपा इस्तेमाल कर सके और 2027 में वो उस अनुभव के सहारे एक बार फिर से कमल खिल सके। बिल्कुल रमन, हालांकि देखिए लगातार और हर बार की तरह अगर हम भारतीय जनता पार्टी को स्टडी करें चुनाव के दौरान, कैसे तेज हो जाती हैं गतिविधियां, कितनी रिसर्च करते हैं अपने संगठन को मजबूत करने के लिए, और ठीक वैसा ही देखने को मिल रहा है। अब रिसर्च कितना करते हैं ये आप इसी बात से समझ सकती हैं कि पिछले 5-6 महीने से सूची आ रही है, सूची आ रही है, सूची आ रही है, और तमाम कार्य होते रहे। संगठन विस्तार, सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी हो गया। कई बार तो सूची लगा कि आज आ जाएगी, आज आ जाएगी, लेकिन ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। यानी एक एक नाम पर पूरा रिसर्च होता है, एक एक नाम पर फॉर्मूला सेट होता है भारतीय जनता पार्टी में, और उसके बाद में जब सूची आई है तो एक एक योजना पर, एक एक अभियान पर भारतीय जनता पार्टी की रिसर्च होगी, और एक एक उस व्यक्ति पर भी रिसर्च होगी जो इस बार संगठन में जिन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली है और वो पदाधिकारी नहीं बन पाए हैं, लेकिन पहले महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे, प्रदेश मंत्री रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं। इन लोगों को समायोजित किया जाएगा ताकि इनके अनुभव, क्योंकि जिस तरीके से ये पिछले 3 साल 5 साल या फिर उससे पहले पर उनका योगदान रहा है, तो उनका वो अपने अनुभव के आधार पर, क्योंकि 7 से 8 महीने का समय बचा है, अगर अनुभव अपना इस टीम के साथ में साझा करते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को उसका अच्छा फायदा मिलेगा। और यही कारण भी है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ये प्लानिंग तैयार की है। बिल्कुल रमन, और देखिए लगातार ये मैराथन बैठकों का सिलसिला चलता ही जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा रमन, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का जन्मदिन आज पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जमावड़ा लगा हुआ है। कार्यकर्ता केक काट रहे हैं, शुभकामनाएं देकर मंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं, और वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्यों और कार्यक्रमों के जरिए जन्मदिन को खास भी बनाया। इस खास अवसर पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी सहित कई नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी। तो देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। केक काटकर ऊर्जा मंत्री का जन्मदिन मनाया गया। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। ये तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां जन्मदिन के मौके पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे और फूलों का गुलदस्ता लेकर, एक भेंट लेकर ऊर्जा मंत्री के पास पहुंचे और उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए लोग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने अलग अलग तरीके से ऊर्जा मंत्री का जन्मदिन मनाया और साथ ही ऊर्जा मंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। और वहीं ऊर्जा मंत्री ने भी उतनी ही आत्मीयता के साथ सभी उपहारों को स्वीकार किया और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आए। बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं राम मंदिर में राम धन गबन मामला, धर्मसेना प्रमुख संतोष दुबे की पीसी पर रोक। होटल संचालक ने संतोष से अनुमति पत्र मांगा है। प्रशासन की बिना अनुमति के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। होटल को अनुमति के बाद जगह देने के निर्देश दिए गए। पीसी से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी। तो देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी गई है और मांग की गई है कि दिखाइए कहां पर आपको प्रशासन ने अनुमति दी है। साफ कहा गया कि प्रशासन के बिना अनुमति के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। होटल को अनुमति के बाद जगह देने के निर्देश दिए गए हैं। पीसी से पहले प्रशासन की अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकेगी। होटल संचालक ने संतोष से अनुमति पत्र मांगा है।
धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी गई है। होटल संचालक की ओर से साफ कहा गया कि अनुमति पत्र पहले दिया जाएगा, प्रशासन की अनुमति होगी तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अगर प्रशासन परमिशन नहीं देता है तो अनुमति नहीं मिलेगी। प्रणवीर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। प्रणवीर, होटल संचालक ने साफ कहा है कि अनुमति नहीं होगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं होगी, क्या जानकारी? अयोध्या राम मंदिर धन गमन को लेकर के लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं हंगामा कर रहा है, विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। तो वही सरकार में जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि राम मंदिर धन गमन में दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा, किसी भी प्रकार से दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे में बेबुनियाद तरीके से आरोप प्रत्यारोप के दौर में जब धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने प्रेस वार्ता के लिए होटल बुक किया था, तो उस पर होटल के संचालक ने साफ तौर पर कहा कि बिना अनुमति के इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होटल में नहीं होगा। साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी प्रकार पे एसआईटी की जांच रिपोर्ट के पहले किसी भी प्रकार पे उल जरूर बयान दिया जाए, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी किया जाए। जब सरकार जो है लगातार जांच कराने के लिए तैयार है, राम मंदिर धन गमन में एसआईटी लगाई है, ईओडब्ल्यू लगातार अब जांच के में सम्मिलित होने जा रही है, तो ऐसे में अयोध्या पुलिस जांच करे, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बेबुनियाद आरोप लगाना, बेबुनियाद लोगों का नाम लेना और उसके आड़ में कहीं ना कहीं राजनीति गर्म करने की जो बात चल रही है, उस पर अयोध्या प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। और जिला प्रशासन अगर बात करें तो सूत्रों के अनुसार जिला प्रशासन ने जिस तरीके से होटल मैनेजमेंट को ये आदेश दिया और कहा कि अगर किसी प्रकार से बेबुनियाद तरीके से भड़काने के लिए या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए, अगर किसी भी प्रकार से वार्ता के लिए अगर आपने कोई जगह या स्पेस दिया तो कहीं ना कहीं आपके होटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि होटल को सीलिंग तक की कार्रवाई की बात की जा रही है कि अगर किसी प्रकार से बिना अनुमति के, बिना किसी प्रशासन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना अगर किसी प्रकार से प्रेस वार्ता की गई और वहां से अगर कोई धार्मिक सौहार्द बिगड़ा, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत हुई तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में होटल संचालक ने प्रेस वार्ता के ठीक पहले उन्होंने जिला प्रशासन का परमिशन मांगा कि अगर आप जिला प्रशासन की अनुमति है तभी आप प्रेस वार्ता कर सकते हैं, उसके पहले आप प्रेस वार्ता नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो संतोष दुबे हैं ये लगातार जो है राम चंदा धन गमन को लेकर के जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं जिला प्रशासन या शासन किसी प्रकार से उस मुद्दे को नहीं बनना देना चाह रहा है, विवाद को नहीं उत्पन्न होने देना चाह रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म के लोग हैं या बेबुनियाद तरीके से विपक्ष के या किसी भी प्रकार से उसको खेलने का काम करें। तो ऐसे में अपवाद फैलाने के लिए और फर्जी माहौल बिगाड़ने के लिए किसी भी प्रकार की अगर कोई वार्ता हुई तो होटल संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में होटल संचालक ने उनसे अनुमति पत्र मांगा है, अगर वो अनुमति पत्र देंगे तभी उनकी प्रेस वार्ता होगी, वरना किसी प्रकार से प्रेस वार्ता राम धन गमन को लेकर के नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल परवीर, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं नोएडा में भारी बारिश के दौरान खुले और असुरक्षित नालों की समस्या एक बार फिर जानलेवा साबित हुई। थाना सेक्टर 57 में युवक की नाले में गिरने के बाद डूबने के कारण मौत हो गई। इस घटना के बाद एक बार फिर नोएडा प्राधिकरण की सुरक्षा व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए। पुलिस के अनुसार आर्यन नाम का युवक बारिश के दौरान दफ्तर जा रहा था, तभी वो खुले नाले में गिर गया। आर्यन के साथ मौजूद उसके सहकर्मी ने तत्काल उसे और लोगों की मदद से निकाल के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सेक्टर 58 पुलिस मौके पर पहुंची और इस बारिश के बाद दर्दनाक हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने खुले और बिना सुरक्षा इंतजाम वालों नाले को लेकर नाराजगी जाहिर की। लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान पानी भर जाने से नाले दिखाई नहीं देते, जिससे ऐसे हादसों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नागरिकों ने नोएडा प्राधिकरण से खुले नालों को तत्काल ढकने और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। तो देखिए, नोएडा में एक बार फिर प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल खड़े हुए हैं। निकिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं तमाम जानकारी लेकर। निकिता, एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खुली, क्या जानकारी पूरे मामले पर? याद कर दीजिए
जी बिल्कुल, देखिए आर्यन की जो मौत का ये एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो आप देख रहे हैं, ये इस फुटेज में साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से कैसे आर्यन गिरा और जो जिसको उठाने की कोशिश एक दूसरा व्यक्ति कर रहा है। साफ तौर पर ये एक लापरवाही है जिसमें सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और लगातार यही लोगों का कहना है कि नोएडा में जिस तरीके से 10 साल का आर्यन की मौत से जो जुड़ा ये जो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी आया है, इसका जो अब जिम्मेदार है वो सीधे तौर पर नोएडा प्राधिकरण की लापरवाही है। और जैसे ही फिलहाल ये जो सीसीटीवी फुटेज आया, फिलहाल तो पुलिस का यही कहना है कि जांच चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि आखिर आर्यन के गिरने की क्या वजह थी। जी भावना, प्राधिकरण की ओर से या प्रशासन की ओर से मामले में कोई स्पष्टीकरण अब तक? ऐसा कोई खास स्पष्टीकरण प्राधिकरण की तरफ से नहीं आया है। प्राधिकरण का कहना है कि हमने जो भी हमारी संभावनाएं थी उसको करने की वो सारी चीजें करी गई है। ऐसा कोई फिलहाल ये स्पष्टीकरण आधिकारिक तौर पर नहीं आया है। जी बिल्कुल निकिता, आप नजर बनाए रखिएगा मामले में कार्रवाई क्या कुछ होती है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं झांसी में पुलिस अधीक्षक रेलवे विपुल कुमार श्रीवास्तव ने जीआरपी लाइन का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण की शुरुआत सलामी गार्ड से हुई। इसके बाद उन्होंने शस्त्रागार, भोजनालय, बैरक, आरक्षी आवास, परिवहन शाखा, प्रशिक्षण कक्ष, मालखाना और अभिलेख कक्ष का निरीक्षण किया। एसपी रेलवे ने शस्त्रों के रखरखाव, भोजनालय की स्वच्छता और साथ ही भोजन की गुणवत्ता की जांच की तथा अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जीआरपी परिसर में वृक्षारोपण भी किया और पौधों की नियमित देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परिसर में वृक्षारोपण अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़ा संदेश दिया गया। जीआरपी लाइन का अर्धवार्षिक निरीक्षण संपन्न हो चुका है। और वहीं अब खबर कन्नौज से है, जहां थाना समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ठठिया थाने पहुंचे, फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें लेकर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। राजस्व से जुड़ी शिकायतों के निष्पक्ष और समयबद्ध समाधान के लिए डीएम ने टीम गठित की, आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, जबकि पुलिस संबंधी मामलों में एसपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दे दिए। अब अधिकारियों का कहना है कि जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। थाना समाधान दिवस में अफसरों ने फरियाद सुनी और कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। डीएम और एसपी ने शिकायतों का समाधान किया है। राजस्व मामले में निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।